हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोटीन को कंप्लीट किया था, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों हमने उसी में पढ़े हैं, कंप्लीट है ना। ध्यान से उसको पढ़ लेना। लास्ट में हमने उसकी सारी संरचनाएं देखी थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, है ना। उन संरचनाओं को देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रोटीन का विकृतीकरण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी में बेटा अगर आप देखो तो एक चीज़ और थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी, जो ग्लाइसिन है, शायद मैंने बता दिया हो, है ना, ठीक है। जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन क्या होता है बेटा, कार्बन है। एमिनो एसिड में शायद मैंने बता दिया होगा, है ना, ठीक है। एक R ग्रुप होता है, एक H होता है, एक COOH होता है और एक NH2 होता है। इसमें क्या होता है, R की जगह H जुड़ता है, तब ग्लाइसिन बनता है, ठीक है। तो इसमें ये अकायरल कार्बन होता है, ठीक है। तो पूछता है अल्फा एमिनो एसिड में कौन सा एमिनो एसिड ऐसा है जिसमें अकायरल कार्बन पाया जाता है। कायरल कार्बन है, क्रेल कार्बन तो आप जानते ही हो। कायरल वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, तो इसमें चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं होती, दोनों सेम हो जाती है। और इस H के अलावा जो भी आएगा सब में फिर वैलेंसी अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ शायद मैंने बता दी हो, नहीं बताई हो तो ध्यान रखना, लिखवा दीजिए फिर, ठीक है। चलो बेटा अब आगे पढ़ते हैं हम एंजाइम्स, है ना। हाँ बेटा, एंजाइम हेडिंग डाल लो ना, ठीक। ओके, देखो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम, पहली बात तो मैंने कुछ 2-4 चीज़ें शायद आपको बता गया था लास्ट में जाते जाते, है ना। देखो क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, ये एक जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई थी, इनकी बहुत कम मात्रा ही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, मतलब सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी जो पीएच परास होती है, पीएच परास का मतलब जिस पर ये काम करते हैं, है ना, तो वो ऐसी नॉर्मल रेंज होती है बेटा 6 से 8, इजीली वर्क कर जाते हैं। जो तापमान की परास होती है, टेम्परेचर, ठीक है, वो भी क्या होता है बेटा 298 केल्विन, है ना, 308 केल्विन तक, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, शायद यही पॉइंट बताए थे ना, ठीक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी एक विशिष्ट प्रकृति होती है कि ये भी बहुत बात है ना, इनकी प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट। विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है, एक अभिक्रिया के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके गुणधर्म है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। हेडिंग डाल लो एंजाइम। लिखिए इसमें एंजाइम शब्द अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो ENN प्लस जाइम, ZY, भाई एंजाइम तो ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, EN। और जो जाइम है ना, ये जाइम बनता है बेटा जाइमेज से। किससे बनता है, जाइमेज से, है ना। तो EN और जाइम, जाइम का मतलब जाइमेज से बना हुआ होता है, इन 2 से मिलकर के बना हुआ होता है, मतलब बस ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो एंजाइम शब्द EN प्लस जाइमेज, जाइमेज कर लेना उसको ना, जाइमेज से मिलकर बना है, जाइमेज से मिलकर बना है। अच्छा ये बात तो तुमको पता है ना बेटा, एज शब्द लास्ट में किस में लगाते हैं। अच्छा एंजाइम जो भी नाम होते हैं ना बेटा, एंजाइम के नाम के लास्ट में इस एज वर्ड का यूज करते हैं, है ना। एंजाइम के जो नाम होते हैं ना, इनके नाम के लास्ट में एज वर्ड का यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखना, एंजाइम मुख्यतः जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में
उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। हो गया? ठीक है, अब इसके गुणधर्म लिख लेते हैं। तो लिखो एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम के गुणधर्म। पहला पॉइंट लिखो, अधिकांश एंजाइम रंगहीन तथा जल में विलेय होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं। ब्रैकेट में लिख दो अपवाद RNA। एक्सेप्शन है इसका RNA। क्यों है? देखो ये प्रोटीन से नहीं बना होगा, बाकी अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। नेक्स्ट पॉइंट लिखो थर्ड, एंजाइम अभिक्रिया में कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। एंजाइम अभिक्रिया में कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। फोर्थ, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कम मात्रा में अभिक्रिया करा देते ना। लिख दिया? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके, ध्यान दो बेटा, उत्प्रेरक का काम क्या था? सक्रियण ऊर्जा को घटाता था। तो एंजाइम भी तो उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पीएच परास 6 से 8 होती है। इनकी पीएच परास 6 से 8 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी क्रियाशीलता के लिए
298 से 308 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। 298 केल्विन से 308 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। लिख दिया। और एक लास्ट और बच रहा है विशिष्ट वाला ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति रखते हैं। विशिष्ट प्रकृति रखते हैं अर्थात एक अभिक्रिया में एक प्रकार का एंजाइम ही कार्य करता है। लिख दिया। देखो बेटा, अब इसके आगे बात करें हम इसकी क्रियाविधि की, है ना। ज्यादा कुछ नहीं बताना, उसमें थोड़ा से बताऊंगा इसकी क्रियाविधि की, फिर इसके एग्जाम्पल देख लेंगे ना। देखो इसकी क्रियाविधि की बात करोगे, क्रियाविधि कैसे होती है ना, ठीक है। सबसे पहले कोई भी अभिकारक होगा जिसके साथ में एंजाइम अभिक्रिया करेगा, मतलब पहली स्टेप में ऐसा रहा होगा बेटा कि ये कोई एंजाइम है, ई से लिख रहा हूं, किसी अभिकारक सब्सटेंस, कोई पदार्थ सब्सटेंस से अभिक्रिया करता है और एक मध्यवर्ती बनाता है ई एस, है ना, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये जो अभी एंजाइम के साथ मतलब अभिकारक के साथ में बना है मध्यवर्ती, ये अभिकारक वाला एक मध्यवर्ती स्टेट में कन्वर्ट होता है। देखो क्या होता है, अभिकारक इधर यानी सब्सटेंस और इधर प्रोडक्ट, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, मतलब ना तो वो अभिकारक है ना वो उत्पाद, एक बीच वाली अवस्था। तो इस अभिकारक को ले जाके वो किस में कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है वो उस इंटरमीडिएट स्टेट में, मध्यवर्ती अवस्था में। फिर मध्यवर्ती अवस्था ये कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में, और लास्ट में ये जो प्रोडक्ट बना है ये और एंजाइम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम क्योंकि उत्प्रेरक ही तो है, बाद में जैसे आप में आया बात लास्ट में फिर अलग हो गया, तो अभिकारक को उत्पाद बना करके छोड़ के चला गया, है ना। तो इस तरीके से 4 स्टेप में होती है, ठीक। तो लिखो अच्छा क्रियाविधि हेडिंग डालो इसमें, किसकी क्रियाविधि, एंजाइम की पढ़ रहे हैं ना। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। निम्न पदों में पूर्ण होती है। पहला लिखो फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, एंजाइम अभिकारक से क्रिया करके मैं लाइन बोल रहा हूं जो लिखो पहले ना, एंजाइम अभिकारक से क्रिया करके, अभिकारक से क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब लिख लो उसको, पहली स्टेप को, है ना।
फर्स्ट स्टेप लिख ली, सेकंड स्टेप लिखो, प्राप्त संकुल मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होता है। प्राप्त संकुल मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होता है। संकुल यौगिक पढ़े ना हमने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होता है। लिख लिया, मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होता है। है ना। सेकंड स्टेप लिख लेना, आई फॉर इंटरमीडिएट बता रहे बेटा वो ना। मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होता है। तीसरी स्टेप लिखो, मध्यवर्ती संकुल उत्पाद संकुल में परिवर्तित होता है। मध्यवर्ती संकुल उत्पाद संकुल में परिवर्तित होता है। लिख दिया, तो उसको लिख देना थर्ड स्टेप को। इसे लास्ट स्टेप लिखो, फोर्थ। उत्पाद संकुल का एंजाइम तथा उत्पाद में परिवर्तन होता है। एंजाइम तथा उत्पाद में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, है ना। एग्जाम्पल, हाँ हटाओ, लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, सुनिएगा ध्यान से। या तो ग्लूकोज हो या फ्रैक्टोज हो, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, या तो ग्लूकोज हो या फ्रैक्टोज हो, ठीक है। ये दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्कोहल में, एथेनॉल में, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। क्या कह रहा हूँ? ग्लूकोज या फ्रैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। ये करता है जाइमेज एंजाइम। नेम लिख लेना इसका, जाइमेज। जाइमेज
हो गया। लिख लिया ना। देखो बताओ, बात करें सुक्रोज, ये तो आप जानते हो सुक्रोज का अपघटन किस किस में होता है, बताओ सुक्रोज किस में टूटता है बेटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का अपघटन इसमें होगा। इसके लिए काम में आता है इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज है ना, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लिख दिया। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, माल्टोज। जो माल्टोज होता है ना बेटा, है ना, माल्टोज के अपघटन के लिए माल्टेज एंजाइम होता है। माल्टेज, एज वर्ड के लिए समझ जाना, एंजाइम की बात हो रही है ना। ओज जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट में आता है। ओज वर्ड जो आए ये कार्बोहाइड्रेट में आता है, एज वर्ड आए वो एंजाइम में आता है ना। ये नेम के लास्ट में देख लेना। इन्वर्टेज, माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम होता है। ये माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है पता है क्या बेटा? किस किन इकाइयों से मिलकर के बना होता है माल्टोज? डाइसेकेराइड तो पढ़ रखा है आपने। किस किस से मिलकर बना होता है माल्टेज? सुक्रोज, ग्लूकोज होता है उसी की यूनिट होती है दोनों, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आता है बेटा माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम, माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम। लिख दिया। ऐसे ही लैक्टोज आता है तीसरा। लैक्टोज के लिए बताओ बेटा क्या आएगा? अपघटित किस किस में होगा ये बताओ? ग्लूकोज तो तीनों में आता है, ग्लूकोज के साथ आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में बताया था ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर सेम रखना, पर चौथे कार्बन पर भी वो चेंज कर देना, ठीक है। तो इसके लिए एंजाइम जो आता है वो आता है बेटा लैक्टेज एंजाइम। लैक्टोज के लिए जो एंजाइम आता है वो लैक्टेज एंजाइम होता है। हो गया। नेक्स्ट आता है यूरिया, ठीक है। यूरिया का अपघटन जो होता है ना बेटा वो होता है CO2 गैस में प्लस अमोनिया गैस में, CO2 प्लस अमोनिया। और इसके लिए जो आता है एंजाइम वो होता है बेटा यूरिएज। जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? यूरिएज। यूरिया का अपघटन CO2 प्लस अमोनिया में, कौन सा एंजाइम? यूरिएज। नेक्स्ट लिखो प्रोटीन। नेक्स्ट आएगा प्रोटीन। बताओ प्रोटीन का अपघटन किसमें होता है? अल्फा अमीनो एसिड। अरे प्रोटीन टूट के क्या बनाएगा? अल्फा अमीनो अम्ल। पेप्सिन एंजाइम होता है बेटा इसके लिए, कौन सा होता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को अल्फा अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने का।
स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का काम करता है अमाइलेज। स्टार्च से ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का काम करता है अमाइलेज। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का काम करता है अमाइलेज। हो गया, बस ये कुछ एग्जाम्पल है इसके ना। तो एंजाइम में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक। डायरेक्टली एंजाइम पूछ लिए जाते हैं कौन सा किसको को कन्वर्ट करेगा। छोटे मोटे ये पॉइंट्स है और ये इसकी क्रियाविधि के 4 स्टेप्स है ना, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते बेटा, हार्मोन। हार्मोन, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, ज़्यादा कुछ हम पढ़ने वाले नहीं है ना, पर कुछ एक हार्मोन फिर भी रटने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछता है इसलिए, ठीक। पॉइंट वाइज लिखो बेटा इसमें। हार्मोन कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करने वाले, कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नेम लिख लो बेटा एक बार। पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, और तीसरा लिखो एमीन हार्मोन।
पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और एमीन हार्मोन। पहली हेडिंग डाल दो पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन लिख दिए। ठीक है टाओ। अब देखो एक एक पढ़ने वाले हम। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पेप्टाइड हार्मोन को। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है ना। पेप्टाइड हार्मोन में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है ना। तो इनमें से हम एक एक लिखना स्टार्ट करेंगे। हार्मोन लिखेंगे, वो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और उसका काम क्या है, 3 चीज़ें लिखेंगे ना। ठीक है, जैसे एक हार्मोन है बेटा इंसुलिन, सुना होगा आपने। देखो इसका लिखने का तरीका ऐसे रखेंगे हम। नाम लिखा हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, है ना। बीटा कोशिकाओं से उसकी भी, है ना। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से ना। अभी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, अग्नाशय से। और इसका कार्य आपको पता ही है बेटा, है ना। ये क्या करता है जो मधुमेह है ना, तो उसमें क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज है ना, उसको कंट्रोल करता है ना। ठीक है, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण का काम करता है। तो ऐसे लिखेंगे ना। तो आप हार्मोन का नाम लिखोगे, उसके आगे वो कहाँ से स्रावित होता है ये लिख लोगे, और फिर उसके नीचे उसका कार्य लिखेंगे। हम ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे ना। फटाफट लिखो। पहला इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन आगे लिख देना अग्नाशय से, कहाँ से मिलता है ना। और कार्य में लिख देना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण। दूसरा लिखो ग्लूकेगोन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन ये भी अग्नाशय से ही स्रावित होता है ना। ये भी अग्नाशय से ही स्रावित होता है बेटा, अग्नाशय से स्रावित होता है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन इसके कार्य में लिखो। अच्छा, इसका काम भी एज इट इज इंसुलिन के समान है ना। तो वही पॉइंट लिख सकते हो आप, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण। तीसरा लिखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये होता है बेटा पीट्यूटरी ग्रंथि होती है इसके आसपास के स्थान से ना। तो इसमें लिखो पीट्यूटरी, पीट्यूटरी ग्रंथि के, पीट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की पाली से, पीट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की पाली से। कार्य में लिखो, कार्य में लिखो बच्चों के जन्म के समय, बच्चों के जन्म के समय मांसपेशियों के, मांसपेशियों को संतुलित रखता है। डायरेक्ट लिख दो ना, मांसपेशियों को संतुलित रखता है। एग्जैक्टली क्या बेटा, उनमें कितना खिंचाव होना चाहिए, कितना वैसे होना चाहिए, वो सारा काम करता है ना।
वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसमें भी सेम वहीं से बेटा पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की पाली से, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की पाली। वैसोप्रेसिन हार्मोन। कार्य में लिखो, शरीर में, शरीर से मूत्र के द्वारा कर देना, मूत्र के द्वारा जल के उत्सर्जन को रोकता है, मूत्र के द्वारा जल के उत्सर्जन को रोकता है। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, उसका क्या कार्य, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किसी भी हार्मोन के लिए पूछ सकता है ना। सेकंड हेडिंग डाल दो बेटा, कौन सा था, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। पहला स्टेरॉइड हार्मोन, इसमें लिखो पहला टेस्टोस्टेरोन, टेस्टे कर देना इसको, है ना, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो जो भी होता है ना, स्टेरोन, शायद टेस्ट होता है या टेस्ट होता है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें ना। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होता है बेटा, ये टेस्टो ही कर लेना, आ की मात्रा आएगी, है ना, ठीक है, मैंने देख लिया गलत थोड़ी किया, है ना, कोई बात नहीं। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होता है ना। एक मिनट बेटा, लिख लिया क्या, एस्ट्रोजन होता है अंडाशय से, तो ना लिख लिया, अब लिख ही लिया होगा, क्या करें, है ना। ये वृषण से होता है, ये तो क्या मेल के अंदर होता है ना, वृषण फीमेल वाला होता है बेटा, अंडाशय वाला ना, एस्ट्रोजन वो होता है ना, सॉरी। टेस्टोस्टेरोन तो कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से, है ना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से। कार्य लिखो इसका, पुरुष जनन अंगों का विकास, पुरुष जनन अंगों का विकास व कार्यों का नियंत्रण, पुरुष जनन अंगों का विकास व कार्यों का नियंत्रण। एस्ट्रोजन होता है जो फीमेल में होता है बेटा ना, एस्ट्रोजन। ये स्रावित होता है अंडाशय से। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है ना, तो वो पुरुष के लिए, तो ये स्त्री के लिए है ना, तो इसमें लिख देना स्त्री जनन अंगों का विकास व कार्यों का नियंत्रण। तीसरा लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कार्पल ल्यूटियस से स्रावित होता है, कार्पल ल्यूटियम, कार्पल ल्यूटियम।
कार्पल ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कार्पल ल्यूटियम। इसका कार्य लिखो, गर्भावस्था का विकास नियंत्रण, गर्भावस्था का विकास व नियंत्रण, गर्भावस्था का विकास व नियंत्रण। अगला लिखोगे कोर्टिसोन, है ना, कोर्टिसोन। अच्छा, एक कोर्टिसोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। लिख दिया, लिख दो इसका कार्य, जल, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण, मतलब जो भी अभिक्रिया होती है ना उनका नियंत्रण, उपापचय का नियंत्रण। तीसरी हेडिंग डाल बेटा, एमीन हार्मोन। एमीन हार्मोन, एमीन हार्मोन। पहला लिखो इसमें एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन, है ना, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, वृक्क शायद ऐसे लिखते हैं ना, आधा के भी आता है बीच में, वृक्क, अधिवृक्क, जो भी है ना, अधिवृक्क ग्रंथि से। इसके कार्य भी इंपॉर्टेंट है बेटा ना, ध्यान रखना। कार्य में लिखो, हृदय की गति तथा रक्तदाब का नियंत्रण, हृदय की गति तथा रक्तदाब का नियंत्रण। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखना है ना इसके कार्य में, एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तथा वसा से वसीय अम्ल मुक्त करता है, वसा से वसीय अम्ल मुक्त करता है। थायरोक्सिन अगला, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम से ही पता चल जाएगा थायराइड ग्रंथि है। थायरोक्सिन
थायराइड ग्रंथि से। इसमें लिख देना सामान्य वृद्धि एवं विकास में नियंत्रण। सामान्य वृद्धि एवं विकास में नियंत्रण। ठीक बेटा। अच्छा, अब एक बार वापस सुन लो बेटा, हो ना। एग्जैक्टली ये तो क्या आप तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें और कुछ ऑप्शन है नहीं, ऐसा है ना। ठीक है, जिसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा बता दें। ठीक, देखो हार्मोन की बात करें, लिख लिया। हाँ, हार्मोन की बात करें ना, तो हार्मोन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखो समझना, है ना। देखो हार्मोन की बात करें आप, पहली बात तो ये संदेशवाहक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, मतलब जितनी भी लिखी वो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी। ये जो भी लिखी हमने जहाँ से स्रावित हो रहे सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के पार्ट है ना। जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं, जो भी उपापचय अभिक्रियाएं होती है सबको। ओके, अच्छा, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और एमीन हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में 4 एग्जाम्पल देखे हमने, है ना। इंसुलिन, ग्लूकेगोन, ऑक्सीटोसिन और बेसिप्रेसिन, है ना। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ग्लूकेगोन अग्नाशय से। ठीक है, दोनों का काम ही एक जैसा ही है। क्या काम है बेटा दोनों का? शर्करा की जो ग्लूकोज होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें, प्यूटिटरी ग्रंथि के पीछे की जो पाली होती है वहीं से स्रावित होता है, और ऐसे वेसोप्रेसिन भी वहीं से स्रावित होता है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें, टोटल 4 एग्जाम्पल इसमें देखें, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन ये मेल के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना। देखो टेस्टोस्टेरोन तो कहाँ? मेल में, तो वृषण से स्रावित होता है ना, तो मेल के पार्ट्स को उसको डिसाइड करता है, उनके जो वर्किंग वगैरह है उसको डिसाइड करता है ना। एस्ट्रोजन की बात करें, ये अंडाशय के रेस्पेक्ट में आ रहा है ना, अंडाशय से स्रावित होगा। प्रोजेस्टेरोन कार्पल ल्यूटियम, और कार्टिसोन कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। एग्जैक्टली सीधा सीधा पूछता है इसमें बेटा कि कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है ना, कौन से टाइप का हार्मोन है। एमीन हार्मोन की बात करें तो एक एड्रिनलिन है, एक थायरोक्सिन हार्मोन है। एड्रिनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से होता है ना, इंपॉर्टेंट है, हृदय की गति को और जो रक्तदाब वगैरह होता है इनको कंट्रोल करता है ना। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को अगर आप ऐसा बोलो तो सीधा सीधा। ठीक है, और थायरोक्सिन की बात करें तो थायराइड के लिए आता है ना, ये थायराइड से। ठीक है, ये सारे नेम आपको याद रखने ना। कल की क्लास में विटामिन स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही। ओके, ठीक है, थैंक यू।